अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, क्वेटा रेलवे स्टेशन में होने वाले बम धमाके के बाद बलूचिस्तान में हुकूमत ने आज सूबे में अमन की बहाली के लिए और सिक्योरिटी इदारों के इक़दामात को नतीजा खेज़ बनाने के लिए एक नए कानून की मंजूरी दी है। 9 नवंबर को होने वाले खुदकुश बम धमाके का हदफ फौजी जवान थे जो ट्रेनिंग मुकम्मल करके अपने घरों को वापस जा रहे थे, जबकि धमाके की जिम्मेदारी जो है वो कलदन तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने कबूल कर ली है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस तरह की कार्रवाइयों पर काबू पाने के लिए फौजी अदालतों समेत इंसादी दहशतगर्दी एक्ट में तरामीम लाने की ज़रूरत है, जिसके तहत मिलिट्री के पास लोगों को 3 माह तक हिरासत में रखने का जो हक है वो हासिल होगा। उनको कोर्ट में भी प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा और वारंट भी नहीं देना पड़ेगा। ताहम आज JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस तजवीज़ को रद्द करते हुए कहा है कि इंसादी दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम करना 26वीं आइनी तरमीम और जमहूरियत की तौहीन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए 2010 से फ़ौज को बेशुमार इख्तियारात दिए गए, मगर दहशतगर्दी ख़त्म ना हो सकी, जबकि जमात इस्लामी ने इन इक़दामात के ख़िलाफ़ 15 नवंबर से एहतजाजी मुज़ाहरे करने का ऐलान भी कर दिया है कि कोई इलाके में वाक़या हो तो जहाँ संजीदगी ना हो, कोई ज़िम्मेदार का तयन ना हो, कोई ज़िम्मेदार कोई ठहरा जा सके, कोई मुअत्तल ना हो। अब तक इतने वाक़यात होने के बावजूद भी कोई सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार जिसको हम 85 अरब देते हैं, कोई अपने ओहदे से बर्खास्त नहीं हुआ, कोई अपने ओहदे से फारिग नहीं हुआ, किसी का एहतसाब नहीं हुआ। सिर्फ वही धमकियाँ हैं कि हम रेड चैलेंज नहीं होने देंगे, पीछा करेंगे, अंजाम पहुँचाएँगे, हम मजम्मत करेंगे, हम ये करेंगे, SHO की मार हैं। बस यही लहजे जो बेचारे अदा करते हैं, और जो लहजे जिसके लहजे इस तरह के हैं उनको भी अपने इख्तियारात का पता है कि वो जो लहजे में बात कर रहे हैं वो बेचारे के हाथ में क्या है। तो आज मैं जैसे हमने पहले भी एक प्रेस का तो ये हदायतुर रहमान साहब जो हैं, ये मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला की तरफ उनका इशारा था। नाज़रीन, जहां हुकूमत को एक तरफ दहशत गर्दी का सामना है तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी जो सियासी महाज़ा राई है उसको जारी रखे हुए है। स्वाबी के जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने लोगों से हल्फ लिया कि वो नवंबर में इमरान खान को रिहा करवाने के लिए आखिरी जंग में भरपूर हिस्सा लेंगे। जान भी चली जाए, अब इमरान खान को रिहा करके ही हम दम लेंगे। इमरान खान ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। हम चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे मर जाएं, लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे हम अपने घर वापस नहीं आएंगे। आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जोशीली तकरीर सुन रहे थे नाजरीन, जबकि हुकूमत के लिए एक तीसरा बड़ा चैलेंज भी है और वो माशी इस्तेहकाम क्या है। इस हवाले से आज IMF का एक गैर मामूली जायज़ा वफ़द पाकिस्तान पहुँच चुका है। वाज़े रहे कि 3 साला कर्ज मुआहदे के तहत पाकिस्तान का पहला जायज़ा मार्च 2025 में होना था, लेकिन IMF के वक्त से पहले पाकिस्तान आने से माहिरीन माशियात ने ख़तरे की घंटी बजा दी है और कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत जल्द ही टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने वाली है, क्योंकि हुकूमत IMF के दिए गए जो टारगेट्स हैं उस पर अभी तक पूरी नहीं उतरी। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से पास करदा जो नया कानून है वो क्या है और क्या सख्त कवानीन बनाने से दहशत गर्दी पर काबू पाया जा सकेगा, और मिनी बजट की जद में कौन कौन आ रहा है और क्या मिनी बजट आ भी रहा है कि नहीं। इस हवाले से हमने दावत दी है राना एहसान अफजल को, जो कोऑर्डिनेटर हैं टू वज़ीर आज़म। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं कौमी असम्बली के, तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं। ज़हूर बुलेदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सबसे पहले बुलेदी साहब, चूँकि आपके ही सूबे में बहुत बड़ा सानिया हुआ है, हम आपसे इज़हार यकजहती कहते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, मगर सवाल ये है कि जो नया कानून आप लेके आ रहे हैं, बलूचिस्तान वनरेबल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2024, ये क्या है?
ये देखें, बलूचिस्तान सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट, ये कानून कोई नई नहीं है। पंजाब में भी जो है राइजुल अमल है, केपीके में भी है। इसमें वो जो एस्टेब्लिशमेंट हैं जिसमें बैंक्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जिनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, और वो भी जो है डिप्टी कमिश्नर की कायम करदा कमेटी के जो है वो अप्रूवल के बाद ही जो है प्राइवेट कंपनी से हायर कर सकते हैं। ये एक्ट जो है पंजाब में भी है और केपीके में भी राइजुल अमल है। ये कोई नई चीज़ नहीं है जी। और आप कुछ इंसादी दहशतगर्दी की जो एक्ट है उसके अंदर भी आप तरमीम कर रहे हैं, जिस तरह बाकी पाकिस्तान के अंदर एक स्टैंडिंग कमेटी में एक 11(4)(e) ATA के अंदर अमेंडमेंट्स के तहत गया हुआ है। आप वही चीज़ चाहते हैं और मिलिट्री कोर्ट्स आप फाल करना चाहते हैं बलूचिस्तान में? देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स की तो खैर मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल शायद कोई ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर हो चुकी है। आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं, कोई भी महफूज नहीं है, आम लोग जो है मर रहे हैं। तो उस हवाले से जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी मेजर्स की ज़रूरत है जो हमें करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो है मामलात को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसमें कंसेंसस के साथ जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो है बैठ कर एक कंसेंसस डेवलप की जाएगी और इंशाल्लाह एक बेहतरीन सिक्योरिटी में। जी, मेरा ख्याल है कि राना एहसान अफजल साहब आपकी जानिब इसलिए चूँकि जो बुलेदी साहब बात कर रहे हैं कि जी पहले कंसेंसस डेवलप किया जाएगा, मगर ये भी बात हो रही है कि जी एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर तरमीम की जाएगी जिसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन का इख्तियार होगा सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, और वो 3 महीने तक किसी भी शख्स को बग़ैर किसी वारंट के बग़ैर अदालत में पेश किए रख सकेंगे। इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने आपके साथ मिल के 26वीं आईनी तरमीम पे वोट दिया, इस पे आमादा नहीं हो रहे, तो फिर कैसे आप बलूचिस्तान के अंदर ये जो है ये आप नाफिज करेंगे? इसलिए चूँकि उनकी भी अपोजिशन है JUIFA की और काफ़ी भरपूर अपोजिशन है, सेंटर में वो एक तरीके से आपको सपोर्ट किया है उन्होंने अहम लेजिस्लेशन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीसे। देखें, बात यह है कि इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी एक रियल थ्रेट है और हमने उसको डिफीट करना है, हराना है हमने उसको। और आपका जो अदालती निज़ाम है उसके अंदर बहुत सारी कमज़ोरियां हैं जिनको दुरुस्त करना है और उसको टाइम लगेगा, लेकिन उस दौरान हमने इक्विप करना है अपनी इंस्टीट्यूट्स को, अदारों को, और उसके अलावा उन एजेंसीज़ को जो अपनी जान की शहादत देती हैं दिन रात, और अपने जो सोल्जर्स हैं, अपने जो फ़ौजी अफवाज हैं और जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस हो चाहे और लोग हों जो अपनी डेली बेसिस पे शहादत देते हैं, तो उनको हमने रायगा नहीं जाने देना। और ये एक तासुर मुख्तलिफ सियासी जमातों से हमेशा ऐसा आना कि कोई ये सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, तो ये गलत है। नहीं, मगर राना साहब आपको देखिए, इसके पर तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जी राइट टू फेयर ट्रायल जो आर्टिकल 10A आपको देता है कि जी आपको तमाम जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होने होंगे। जब आप किसी को शक की बुनियाद पे और वेग एलिगेशंस के ऊपर अरेस्ट वारंट दिए बगैर 3 महीने तक अपने पास रखेंगे अदालत में पेश किए बगैर, तो ये तो वायलेशन होगी ना कि सिर्फ आपके अपने आइन की, मगर जो आपने एक कॉवेनेंट साइन किया हुआ है इंटरनेशनल UN के साथ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स का, उसकी भी। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस तो वहाँ होती हैं जब दहशतगर्द जो है वो मासूम लोगों की जानें लेते हैं, और कोई हमें दुनिया के अंदर हमारा हाथ पकड़ने के लिए पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी से लड़ने के लिए नहीं आ रहा। हम इस जंग को खुद लड़ रहे हैं और खुद इसको फेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होनी चाहिए, ये कानून जो है मिसयूज नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो उसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन ये अज्यूम कर लेना कि ये ऐसा ही होगा, ये गलत है। और मेरे ख्याल से देखें, बिल्कुल आपके पास राइट ऑफ फेयर ट्रायल है, लेकिन 90 दिन जो है उसके अंदर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी है, कोई मामलात दीगर होने हैं, तो वो राइट अगर आप इन माहौल में अगर आप नहीं इक्विप करेंगे तो इस दहशतगर्दी पे आप काबू नहीं कर पाएंगे। मैं बिल्कुल मिस यूज ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, किसी की राइट्स जो है वायलेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज ये वक्त की ज़रूरत है कि आप इस दहशतगर्दी से लड़ें, और इसलिए ये कानून लाए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो ह्यूमन राइट्स के जितने भी लोग वो कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो आके पाकिस्तान की हेल्प करें दहशतगर्दी के अंदर, इसके खात्मे के अंदर।
वहां तो कोई सपोर्ट नहीं है। मगर राना साहब, मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहती हूँ कि जब एपीएस के ऊपर हमला हुआ था स्कूल के ऊपर, तो उसके बाद भी आप ये कानून आप लेके आए थे, फिर आपने मिलिट्री कोर्ट्स भी फाइल किए, उसके बाद क्या हुआ? क्या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म हो गई? बल्कि ये हुआ कि एक जनरल आए और उन्होंने एक अंडर हैंड डील की जिसके तहत 100 के करीब जेट ब्लैक टेररिस्ट उन्होंने छोड़ दिए। उन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फिर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट गए, जिस तरह के इदरीस खटक साहब। MQM जो आपके साथ बैठी हुई है आज, उनके भी बहुत सारे लोग जो हैं इसी कानून के तहत उनको ट्राई किया गया। तो फिर सवाल उठता है कि जब आप कानून गलत बनाते हैं तो उसका निफाज भी उसी तरीके से होता है। इसीलिए ये पहले एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में हो चुकी, इसीलिए शायद ये बात फिर से की जा रही है कि इस एक्सपेरिमेंट को दोहराने से आपका क्या फ़ायदा होगा? दहशतगर्दी में तो कोई जो है फ़र्क नहीं आया। नहीं, देखिए मुनीसे, अगर आप नंबर्स के ऊपर जाएं तो 2013 में 2500 इंसिडेंट्स जो हैं दहशतगर्दी के एक साल में होते थे, और 2018 के अख्ताम तक वो तकरीबन जो है वो 100 से भी अंडर चले गए थे। फिर जो आपके रीजन के अंदर ये तालिबान की हुकूमत आई और वहाँ एक जो है उस तरीके से कंट्रोल नहीं रहा उस सरजमीन पे, तो जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के वो भी एक्टिव हो गए और इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को यूज़ करके दोबारा इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जो है उसने सर उठाना शुरू कर दिया। और आप ठीक कह रही हैं कि जो नेगोशिएशंस हुई उसने नुकसान पहुंचाया और उनको रीकूप करने की इजाज़त, दोबारा मौका मिला, और हम उसको कंडेम करते रहे हैं थ्रू आउट। लेकिन देखें, बात यह है कि अगर आप जो है वो अदालतें, आपका अदालती निज़ाम आपके पास है, वो डिलीवर नहीं कर रहा, और फिर आपके पास, और आप अपनी अदालती निज़ाम से भी इस मैटर को जो है वो हल ना कर पाएँ, और फिर आप उनको इक्विप भी ना करें ऐसे कानून से कि जिससे वो इन्वेस्टिगेट करें और चीज़ों को, तो फिर तो हम यहाँ इन चीज़ों का मसले का हल नहीं निकलेगा। तो अभी हमें इस सूरत हाल में इसको जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा कि इसको मिसयूज नहीं होना चाहिए, और अगर होगा मिसयूज तो हम सबको उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हमें ये अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए, जिस तरह मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये तो जी पता नहीं क्या हो जाएगा और कुछ जमातों को सियासी इंतकाम का जो है वो शक व शुबा है। बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। ये एक स्पेसिफिक पाकिस्तान ज़ेरे अताब है दहशतगर्दी से, और हमने इसका खात्मा करना है, और उस वजह से ये कानून लाया जा रहा है। अच्छा, शाहिद खटक साहब, आपने राना एहसान अफजल साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि हम किसी स्पेसिफिक जमात के लिए ये कानून नहीं लेके आ रहे, मगर आपके अपने सूबे के अंदर जो है आपने एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर 5 साल से आपने लगाया हुआ है, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा के किसी के घर के अंदर भी आप जा सकते हैं, उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं, उसको आप अदालत में पेश किए बगैर उसके ख़िलाफ़ आप ट्रायल भी कर सकते हैं। और ये आपकी हुकूमत ने वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में किया, तो इससे आपकी दहशतगर्दी में कमी आई है खैबर पख्तूनख्वा में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, पहली बात ये कि हमने जितनी भी कानून साजी की थी उस टाइम तो हमने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए की थी, और इधर खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस में एक अलग डिपार्टमेंट था, एंटी टेररिज्म स्क्वाड था, CCD, हमने अलग किया था पुलिस को, उनको वेल इक्विप किया था दहशतगर्दी के खिलाफ, क्योंकि हमारा सूबा और हमारी पुलिस जो है ये फ्रंट लाइन के वॉरियर्स हैं और ये फ्रंट लाइन पे दहशतगर्दी के विक्टिम्स हैं। तो रही बात जी, देखिए हमने जो कानून साजी की थी, क्या आप मुझे एक एग्जांपल बता सकते हैं कि उसमें किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के घर या किसी भी पॉलिटिकल जमात के खिलाफ वो कानून साजी इस्तेमाल हुई हो? तो फिर आप ये एग्जांपल दे। जी देखिए, इन्होंने जो कानून साजी की उसके ऊपर हमें यही इतराज था। PTM के बहुत सारे ऐसी शिकायतें हैं आपकी हुकूमत के खिलाफ, जिन लड़कों को उठाया गया और उनको रखा गया। आपके 2 MNAs हुकूमत आपकी है सर, आप मुझे बताएं, मैं आपको कैसे बताऊंगी? हुकूमत तो आपकी है जी, आप बताएं। हुकूमत तो आपकी है ना। अली वजीर इस टाइम कहाँ पे कैद है, कौन से सूबे में? बहरहाल उनको ये जो जितने भी कवानीन है ये उठाए गए थे, सिर्फ अली वजीर तो नहीं है ना। स्पेसिफाई करें, अली वजीर इस टाइम कहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन से सूबे में, कौन से जेल में? आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं। तो आप समझते हैं कि कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं हुई खैबर पख्तूनख्वा में इन कवानीन को लेके? सिंगल जगह पे भी नहीं है, सिंगल जगह पे। जी देखें, नंबर सेकंड, अगर की भी है रियासती इदारों ने लोगों को अगर उठाया है पॉलिटिकली, तो मैं उसको कंडेम्ड भी करता हूं, और और ये होना भी नहीं चाहिए। ये देखिए, ये कवानीन जो भी बनाते हैं, शायद आज हम इस खुशफहमी में हो कि ये हमें फायदा देगी, लेकिन कल को यही चीजें जो है अगेंस्ट यूज होना शुरू हो जाती हैं। जी देखिए,
जो कानून साजी हुई कौमी असम्बली में, हमने इनसे यही कहा कि रात के अंधेरों में कानून साजी ना करें, पॉलिटिकल जमातों को अनबोर्ड लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई ऐसी कानून साजी जो टेररिज्म के अगेंस्ट हो, जो मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हो, तहरीक इंसाफ उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन जब आप बदनीयती के ऊपर ऐसे कानून साजी करेंगे कि चूंकि पिछले 2-2.5 सालों से तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये तमाम की तमाम कानून साजी जो है ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो उधर हम रेजिस्ट भी करेंगे, हम उधर मुखालिफत भी करेंगे और किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपने जो अभी हाल ही में स्वाबी के अंदर जलसा किया है, ये उम्मीद की जा रही थी कि आप एक फाइनल डेट देंगे। अब ये क्यासा राइयां हैं कि आप एक फाइनल डेट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि पसे पर्दा आपकी डील की कुछ बातें जो हैं वो हो रही हैं। इमरान खान साहब के केसेस अली ज़फ़र साहब हमें बता चुके हैं इसी प्रोग्राम पे कि जी नवंबर दिसंबर के अंदर ऐसा लग रहा है कि उनके जो केसेस हैं वो भी ख़त्म होने को जा रहे हैं। तो क्या कोई डील की बात हो रही है? आप खुद ही फरमा रहे हैं कि अली ज़फ़र साहब जो वकील है इमरान खान साहब के, वो बता रहे हैं कि उनके केसेस खत्म हो रहे हैं। तो अगर ऐसा होता कि केसेस खत्म ना होते, इमरान खान साहब बाहर आते, तो फिर आप उसको डील का नाम देते। आप खुद ही फरमा रही हैं कि अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि उनके केसेस खत्म होंगे। तो जब केसेस खत्म होंगे क्या था वो बाहर नहीं आएंगे? क्या वो जेल में पड़े रहेंगे? जी देखिए, इमरान तो फिर अदलिया साफ शफाफ है। जी देखें, हमारी उम्मीद ही अदलिया से है। अगर अदलिया इंसाफ नहीं देगी किसी को इस मुल्क में, तो आपका कौन सा दूसरा इदारा बचा हुआ है कि वो इंसाफ देगी? इंसाफ की तवक्को ही अदलिया से होती है। जी देखिए, हमने तो तमाम के तमाम केसेस इमरान खान साहब के अदलिया में डिपेंड किए, अदलिया में गए, वकला किए, वहाँ से हम सुरखरू हुए, तो तखाना का फ्रॉड केस उड़ गया, आपके जितने भी साइफर का केस था वो भी उड़ गया, जितने 9 मई के हवाले से फेक केसेस है इमरान खान साहब के ऊपर, सबके सब उड़ गए। जी देखिए, हम तो अदलिया में ही रह के अपने केसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इधर हम छोटा सा वक्फा लेते हैं, मगर दहशतगर्दी के वाकयात के ऊपर वापस आना है, चूँकि बड़ी तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं और इसका बराह रास्त असर जो है मईशत के ऊपर होगा। फिर राना एहसान अफजल साहब से हमने पूछना है कि क्या मिनी बजट आने को है। ये सब कुछ वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के ऊपर बात हो रही है और फिर हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी ये कह रही है कि नवंबर के महीने के अंदर वो अपने एहतजाज तेज़ करेंगे। बलूचिस्तान की तरफ आप अगर नज़र दोहराएं तो जमात इस्लामी ने कॉल दे रखी है कि नवंबर के महीने के अंदर ही वो मुजाहरे जो है करेंगे। बुलेदी साहब, आपके ऊपर तनकीद करते हुए जमात इस्लामी के जो लीडर हैं हिदायतुर रहमान साहब, उन्होंने कहा कि जी किसी से भी रेजिग्नेशन नहीं मांगी गई जब इतना बड़ा धमाका हुआ, किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया और 85 बिलियन रुपीस वो कहते हैं आप लोग खर्च करते हैं अपने दिफाई बजट पे, तो फिर वो पैसे कहाँ गए अगर इतने बड़े धमाके तातुल की तरह हो रहे हैं? देखिए, जमात इस्लामी की जो पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे, लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है, जितनी भी हमारी तमन्नाइयाँ हैं हम सर्व कर रहे हैं। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या हमारी नेवीज़ है, पुलिस है, उनको रिवैम्प कर रहे हैं, उनको जो है नए नए हथियारों से इक्विप कर रहे हैं ताकि जो ये दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनसे जो है निमट सकें। तो इस पर हमने कोई कोताही नहीं बरती, चूँकि अब हालात इस नेच तक पहुँच गए हैं। हमारी कुछ जो है चैलेंजेस हैं, जिसमें हमारा बॉर्डर है, जिसमें हमारी जो बलूचिस्तान की जो टेरेन है और जो होस्टाइल एजेंसीज वहाँ की उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो उस वजह से हमारे मसाइल बढ़ते जाएंगे और अवाम के साथ मिलकर दहशतगर्दी का करेंगे। बुलेदी साहब, मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन इस पे क्लियर नहीं है। पीटीआई ने तो बता दिया कि जी वो एंटी टेररिज्म एक्ट के ऊपर जो तरमीम है उसको वो अपोज करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी? इसलिए चूँकि इस वक्त आपकी हुकूमत है बलूचिस्तान के अंदर, मगर मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुझे ये मंजूर नहीं है। देखें, दहशतगर्दी तो एक नासूर बनती जा रही है। हमारा केपी के सूबा जो है वो इससे बड़ी हद तक मुतासर हुई है। बलूचिस्तान में आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए जा रहे हैं। जब इंटेलिजेंस अदारे अप्रीहेंशंस करती हैं तो फिर जो है एक और शोर शुरू हो जाता है, एक और डिस्कशन शुरू हो जाती है कि जी मावरा आइन और मावरा कानून, मावरा अदालत जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो उसको लीगल कवर देना बड़ा ज़रूरी है। हम अपनी जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जो है आइनी प्रोटेक्शन और कानूनी प्रोटेक्शन दें ताकि दहशतगर्दों से निपटा जा सके। राना साहब, आपकी जानिब अब सवाल ये है
कि सियासी तौर के ऊपर जब शाहिद खटक साहब कहते हैं कि जी हम तो अग्री नहीं करते इन तमाम जो कवानीन आप लेके आ रहे हैं, मगर वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पे करेंगे। और यहाँ पे तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कह दिया कि डू और डाई सिचुएशन है, आप हमारा जो है कफने आप हमारी तैयार कर ले। तो फिर अगर इनको क्या प्रोटेस्ट की इजाज़त हुकूमत देगी करंट सिनेरियो में, या जब पिछली दफ़ा हुआ था कि ज़बरदस्त किस्म की टेयर गैस हुई थी, उस तरह का आपका रद्द-ए-अमल होगा? ये देखिए, अभी स्वाबी में इन्होंने कॉल दी, उस कॉल पे तो कोई बड़ा कोई मैसिव कोई जलसा नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा था कि हम 14 या 15 दिन में खान साहब को अडयाला से निकाल लेंगे। वो 14 दिन भी गुजरे हुए बड़ा अरसा हो गया है। फिर इन्होंने कहा था कि अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली खान ना बने, मंसूर अली शाह ना बने, तो हम लोग जो है वो पाकिस्तान को बंद कर देंगे। फिर उन्हीं के वो नए चीफ जस्टिस के ओथ सेरेमनी में भी वो शामिल हुए। तो इस तरह की ये बातें तो करते रहते हैं, और मुल्क बंद करने की, कभी ये कहते हैं हम SCO नहीं होने देंगे इस मुल्क के अंदर, कभी ये किसी किस्म की कंफ्यूजन फैलाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मुल्क को डिस्टेबलाइज, चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, उस काविश में लगे हुए हैं। इजाज़त जो है वो लोकल इंतज़ामिया ने इनको देनी है, और उनको अगर ये मांगेंगे तो मैं इस चीज़ की प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता कि इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन ये अगर इस मुल्क के अंदर मुल्क के कानून तोड़ेंगे और मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली हुकूमत जो है वो इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देगी, और जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश की जाएगी। शाहिद खटक साहब, आपने राना साहब की बात सुन ली कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम की जाएगी, और अगर आपने इंतशार फैलाया तो आपको इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुझे ये बताइए कि आप राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में तो बात करते हैं, मगर आपके अपने सूबे में जो टीचर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर आपने उनको ये सर्कुलर जारी कर दिया कि जो मुजाहरा कर रहा है उसी टीचर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो जो अगर इजहार है वो तो फिर आपका सिर्फ हक नहीं हो सकता ना, और भी किसी का हो सकता है, टीचर्स का भी हो सकता है। आप दो चीजों को मिक्स कर रही है। अच्छा। नंबर फर्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि मैं टीचर की इश्यूज के ऊपर कमेंट करूं तो पहले मैं इस पे करूंगा, और उसके बाद फिर मैं राना साहब की बात के ऊपर आऊंगा, लेकिन आपके तरफ मुझे रोकना नहीं, मुझे टाइम भी पूरा देना है। नंबर फर्स्ट, टीचर की आपने बात की, जी देखिए हमने उनके साथ निगोशिएट भी किया, और ये वो टीचर हैं जी अवामी नेशनल पार्टी के दौर में इनको जिस तरीके से भर्ती कराया गया था, जिस पॉलिटिकल बुनियादी के ऊपर इनको अपॉइंट किया गया था, इन्होंने एक मुजाहरा किया, प्रोटेस्ट किया कि जी हमें परमानेंट किया जाए। तो भाई हमारी ही हुकूमत ने इनको परमानेंट किया, इनके लिए एक टेस्ट क्राइटेरिया रखा कि जो ये टेस्ट क्लियर करेगा उनको हम परमानेंट करेंगे, हम उनकी अपग्रेडेशन भी करेंगे। तो हमने इन टीचर्स को अपग्रेड भी किया। नंबर सेकंड, इन्होंने नहीं, वो तो सिर्फ प्रोटेस्ट के ऊपर आपने कहा है ना कि जो टीचर्स एब्सेंट होंगे तो हम उनको सस्पेंड कर देंगे, मसला जो मर्जी हो। जी देखिए, बैकग्राउंड की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, वो तो आपने बताया। किस तनाज़ुर में इन्होंने प्रोटेस्ट किया। नंबर सेकंड, जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर साहब ने इनको कहा कि आप लोग एक कमेटी बनाए, आप आए, आप हमारे साथ बैठे, जो आपके जेन्युइन इश्यूज होंगे हम उनको एड्रेस करेंगे। लेकिन आप अपने अपग्रेडेशन के लिए अगर आप स्कूलों को बंद करेंगे, वहाँ पे बच्चे होंगे जिनको आपने पढ़ाना है, जिनके नाम के ऊपर आप तनख्वाहें लेती हैं, उधर स्कूल आपने बंद किए, आप इधर प्रोटेस्ट करेंगे। जी देखिए, जो भी स्कूल बंद करेगा, जो भी एजुकेशन सिस्टम को इफेक्ट करेगा, ये सरकारी मुलाजिमीन है, हम बिल्कुल जो भी होगा लीगली हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ, अगर इनके जेन्युइन इश्यूज हैं, इनकी अपने तंजीमें बनी हुए हैं, तो उनके थ्रू ये लोग बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, और हम कर भी रहे हैं, और इंशाल्लाह इनके जेन्युइन इश्यूज जो है वो एड्रेस भी करेंगे, स्कूल बंद करने नहीं देंगे। नंबर सेकंड, आपने कहा जी प्रोटेस्ट तहरीक इंसाफ। जी देखिए, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वह जमात है जो पिछले 27-28 साल जदोजहद में हम जब जिधर भी प्रोटेस्ट किया, हम हमेशा से पुरअमन रहे हैं। हमारे लीडर ने हमें दर्ज दिया है कि आपने पुरअमन रहना है। लेकिन अगर ये हमारे रास्ते में कंटेनर खड़े करेंगे, गड्ढे खोदेंगे, ये शेल मारेंगे, ये रबर की गोलियां मारेंगे, तो उसके बाद जो पुरअमन प्रोटेस्ट होता है वो पुरअमन रहता ही नहीं है, क्योंकि जब रियासत की तरफ से आपके ऊपर हमला होता है तो फिर रिएक्शन भी होता है। अच्छा, ये आपने बात बड़ी वाजे कर दी। मुझे एक छोटा सा वक्फा शामिल करता है, बहुत जल्दी हम जो है वक्फा अपना करके फौरन वापस आ जाएंगे। जल्दी से एक वक्फा लेते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। ज़हूर बुलेदी साहब, शायद खटक साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि जी हम तो पुरअमन रहना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, मगर अगर स्टेट हम पे रिटेलिएट करेगी और हम जो है ताकत का इस्तेमाल करेगी, फिर तो एक रिएक्शन आएगा और उसके नतीजे में चीज़ें वायलेंट भी हो सकती हैं। ज़हूर बुलेदी साहब देखें जी, पीटीआई को जो है जिम्मेदार पार्टी के तौर पे जो है वो किरदार अदा करना चाहिए। मुल्की हालात जो हैं ऐसे नहीं है कि जो मज़ीद हम इंतशार की तरफ जाएं और हालात को ख़राब करें। हम ऑलरेडी जो है टेररिज्म का सामना कर रहे हैं, ऑलरेडी जो है हमारी इकनॉमिक इश्यूज़ भी हैं। तो ऐसी असना में जो है उनको भी जिम्मेदारी का जो है मुजाहरा करना चाहिए और मुल्क में जो है मज़ीद हम इंतशार और अफरा तफरी के मुताबिल नहीं हो सकते। राना एहसान साहब, ये बड़ी क्यासा राइयाँ गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत जो है मिनी बजट लाने लगा है, चूँकि आपके जितने भी टारगेट्स थे जो आईएमएफ ने आपको दिए हुए थे वो आप मिस कर चुके हैं। जो आपने कटौती करनी थी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वो नहीं हो सकी। फिर एक रिपोर्ट आई कि जी 1% भी उन्होंने जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने आपको वो रिएक्शन नहीं दिया जो आपको चाहिए था, जिसकी आपको ज़रूरत थी। और दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि टैक्स हदफ के हवाले से कि एग्रीकल्चर टैक्स अब अभी तक नहीं लगा सके। नहीं, देखें, एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर काम हो रहा है और चारों सूबे जो हैं, कुछ की तो कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया है, कुछ इन द प्रोसेस है और अभी टाइम बाकी मौजूद है। देखें, तकरीबन 90% से ऊपर कंप्लायंस है आईएमएफ के साथ। हमारा जो टैक्स का भी जो हदफ है उसमें 25% इजाफा है पिछले साल के बनिस्बत। और देखें, जो शॉर्टफॉल है उसकी भी बड़ी टेक्निकल वजूहात हैं। देखें, हमने इन्फ्लेशन को जो एस्टिमेट किया हुआ था वो 12% से ऊपर का एस्टिमेट किया हुआ था, बल्कि ये मुझे अब एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन 12 से 15% के दरमियान में हमने उसको एस्टिमेट किया था कि इन्फ्लेशन आएगी। वो तकरीबन 8% के ऊपर आ चुकी है ओवरऑल जो पिछले 3 महीने क्वार्टर गुजरा है। तो वो एक इन्फ्लेशन की वजह से भी जो है वो टैक्स कलेक्शन के अंदर कमी आई है और उस जो हमारे इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं वहां से हमें सेविंग भी मिली है। तो अगर हम एक तरीके से अगर शॉर्टफॉल है तो आपके जो इंटरेस्ट पेमेंट की जो एक्सपेंस था उसमें भी कमी आई है। तो हम समझते हैं कि आईएमएफ जो है वो एब्सोल्यूट नंबर्स पे नहीं जाता, इन चीजों को ये हमें कोई फिक्र नहीं है। दूसरा, देखें, आपके मुल्क के रिजर्व्स इस वक्त तकरीबन $16 अरब के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज है वो खड़ी है। करेंसी आपकी स्टेबल है, आपकी क्रेडिट रेटिंग। तो फिर आप मिनी बजट की तरफ नहीं जा रहे? नहीं, अभी हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम मिनी बजट लेके आए। हुकूमत जो है वो टैक्स रिफॉर्म्स कर रही है और उसके अंदर जो टैक्स इवेजन है और जो इन्फोर्समेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसरार है प्राइम मिनिस्टर का, और एफबीआर उनकी प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक इसका पूरा एक लाएमल तैयार करके इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज के अंदर है। और हम समझते हैं कि अगर कोई शॉर्टफॉल अगर पहले क्वार्टर में है उसको हम दूसरे, तीसरे, चौथे क्वार्टर में इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। मगर ये बताइए कि जो आईएमएफ का जो गैर मामूली एक तरीके से ऑब्जर्वेशन जो आया है, टीम आई है यहाँ पे, उन्होंने तो आना था मार्च के अंदर, वो अब पहले आ गए हैं, तो उनकी कोई कंसर्न्स तो होंगी जिसके नतीजे में वो आए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो आपने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करनी थी जिसके अंदर सऊदी अरेबिया का कहा जाता है कि उधर से आपको एक ऑयल फैसिलिटी के हवाले से एक पैसे मिलने थे, वो भी अभी तक नहीं आए हैं। हालांकि OIC के अंदर हम उम्मीद कर रहे थे कि साइड लाइन्स पे कोई बातचीत फाइनल हो जाएगी, बट व्हाट्स हैपनिंग विद दैट? क्या सऊदी अरेबिया से हमें कोई ऑयल फैसिलिटी के हवाले से पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं? इज देयर समथिंग हैपनिंग देयर? देखिए, एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर हम बहुत कंफर्टेबल हैं। जो आपकी रिमिटेंसेज हैं वो तकरीबन 40% उसके अंदर इजाफा है पिछले साल के बनिस्बत, और पहले 3 महीने में लगभग $11.8 बिलियन की रिमिटेंसेज आई हैं। तो हम एक्सपोर्ट्स भी आपकी बढ़ रही हैं। तो हम नहीं समझते कि एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर हमें कोई ऐसा चैलेंज मौजूद है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो पहले 2 महीने वो $0.1 बिलियन से भी कम है, जो 92% कमी है पिछले साल के बनिस्बत। तो हम एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर कंफर्टेबल हैं। जहां तक सऊदी सरमायाकारी की बात है, रोल ओवर्स तो उन्होंने पहले कमिट कर दिए हैं और वहां हमें कोई इशू नहीं नजर आ रहा। बाकी हम तो सऊदी सरमायाकारी पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो $2.2 बिलियन से भी जायद के MOUs हो चुके हैं जो अब एग्रीमेंट स्टेज की तरफ बढ़े। लेकिन हम एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर इस वक्त कंफर्टेबल हैं
और हमें कोई बड़ा चैलेंज नहीं नजर आ रहा। हम IMF के ऊपर भी मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे माइलस्टोन्स हमने उनके साथ तय किए थे 90% से ज़्यादा कंप्लायंस है। ये जो शॉर्टफॉल है फिस्कल साइड पे, इसकी भी टेक्निकल वजूहात हैं। ओवरऑल 25% हमने गेन किया है पिछले साल के। तो हम नहीं समझते कि हम मिनी बजट की तरफ जाएंगे। चलिए, ये बड़ा अच्छा किया आपने, क्लियर कर दिया। जी जी, राइट, ये आपने क्लियर कर दिया। शायद खटक साहब आपने बात सुनी जो कि क्या सा राइयाँ थी कि हुकूमत जो है वो मिनी बजट ला रही है मगर अब वो नहीं ला रही। मगर राना एहसान साहब ने ये भी कहा कि देखिए हमें फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं वहाँ से हमें कोई चैलेंज सामने नज़र नहीं आ रहा, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वहाँ पे चैलेंज है। जैसे कि आपने कहा कि अगर स्टेट जो है वो ताकत का मुजाहरा करेगी तो फिर रिटेलिएशन भी होगी। तो आप क्या एक्सपेक्ट करें, एक बड़ा प्रोसेशन आप लोग प्लान कर रहे हैं या आप छोटे छोटे प्रोटेस्ट जो हैं वो प्लान करेंगे? देखिए, इन्होंने जो कहा कि जी हम मईशत बहुत बेहतर की तरफ जा रही है। जी देखिए, 108 रुपए फी केजी से ज्यादा घी महंगा हुआ, चीनी आपकी महंगी हो रही है, आपके दालें जो है वो महंगी हो रही है। 2 दिन पहले की रिपोर्ट है कि तमाम तो लिहाजा जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त अगर वो कह रहे हैं कि इकॉनमी बेहतर हो रही है तो उसका ट्रिकल डाउन जो है आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस प्रोग्राम। ज़हूर बुलेदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपने एक अहम खबर भी हमें दे दी इस प्रोग्राम के अंदर कि जो मिनी बजट है वो नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जो हैं ये ख़बर सुन के खुश होंगे कि मिनी बजट अभी तक नहीं आ रहा, मगर IMF जो है उसका वफ़द तो यहाँ पर आया हुआ है। वो हमसे क्या क्या डिमांड करेगा, उसके नतीजे में हमें क्या क्या करना होगा ये हमें देखना होगा। मगर फ़िलहाल नो मिनी बजट। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।